बेसिकली डेरिवेशन था उसमें, पूरा डेरिवेशन में रिवाइज करेंगे नहीं, हल्का सा आपको याद दिला दे रहा हूँ। हमने एक स्टडी किया था कि मान लीजिए हमारे पास कोई प्लेन वेव है। हमने कल क्या स्टडी किया था? हमने समझा था कि मान लीजिए हमारे पास एक प्लेन वेव है। प्लेन वेव मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, और हमने ऐसा माना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो ऑसिलेशन है वो इस एक्सिस में है। हमें प्रूव ये करना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन इस एक्सिस में नहीं होंगे, तो हमने इसी में मान लिया कि साहब इसमें है, और इसी बात को हम बाद में गलत प्रूव करेंगे अपनी बात को। इसका मतलब ये है कि इस एक्सिस में नहीं हो सकते, इसमें हो सकते हैं, या इस एक्सिस में हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने इसके आगे बात की थी साहब, इसके अंदर एक छोटा सा क्यूब, एक क्यूबॉइड माना था, छोटा क्यूबॉइड था। लेंथ मानी थी dx, विड्थ मानी थी dy, हाइट मानी थी dz, dx dy dz ये मानते हुए हमने पूरा एक प्लेन बनाया था, और ये कहा था कि इस पूरे प्लेन से लिंक जो फ्लक्स होगा वो जीरो रहेगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है। फिर हमने उस फ्लक्स को उसके 6 फेसेस में डिवाइड कर लिया। 6 फेसेस में डिवाइड करने पर हमने देखा कि अलग अलग फेज से कितना कितना फ्लक्स बनेगा। तो 4 फेज से तो फ्लक्स जीरो आ रहा था, 2 फेज से फ्लक्स आ रहा था केवल। एक से हमने EX मान लिया था, एक से EX डैश माना था, तो पूरा फ्लक्स निकाला था, तो आया था EX इंटू dy dz और EX डैश इंटू dy dz। तो इन्होंने कहा था, गुंजन ने, कि भाई पीछे वाले फ्लक्स के लिए तो एंगल 180 का होना चाहिए, तो माइनस लगाना चाहिए। तुमने कहा ठीक है माइनस लगा लो। आपने माइनस लगाया, तो माइनस लगाने पर देखा कि सब dx dy तुमने कैंसिल हो गए थे, तो EX इक्वल टू EX डैश आ गया था। याद है इतना सभी को? यहाँ से ये बात हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह बराबर है, इसका मतलब ये एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है। एंड वी नो दैट स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके लिए वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इसका मतलब ये जो कंडीशन थी EX और EY, ये तभी पॉसिबल हो सकती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो, वरना किसी और वैल्यू पर ये पॉसिबल नहीं है। आपका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू 1 है तो 1 इक्वल टू 1 करोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी ही नहीं। उसके लिए तो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। दो चीजें बराबर कब हो सकती हैं? जब वो जीरो, मतलब बराबर वैसे 1 भी हो सकती है, बराबर करने के लिए आप 5 भी कर दो, लेकिन वो स्टैटिक हो गया ना। फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ये रीजन में लिखा था। तो हमने लिखा था साहब ये जो कंडीशन है वो केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब EX और EX डैश दोनों ही जीरो हो, मतलब एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो, ऐसा हमने प्रूव किया था। आई होप सभी को याद होगा। ठीक है, ट्रांसवर्स नेचर के बाद हमने फिर आगे, अच्छा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए प्रूव किया था, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी था। आपको वहां लिखना था, ये मैंने आपसे कहा था कि घर जाके आपसे लिख लेना। सिमिलरली फॉर मैग्नेटिक फील्ड भी इस एक्सिस में नहीं होगा, यही कहानी रहेगी उसके लिए सिर्फ सेम। मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन सी कहानी लगाओगे? मैग्नेटिक फील्ड के लिए गॉस थ्योरम तो लगेगी नहीं, क्या लगाओगे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने लगा दिया आपकी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद अ क्लोज सरफेस इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट वाला हमने गॉस थ्योरम लगा दी। मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ी लगेगी वाली थ्योरम, उसमें कौन सी, उसमें भी थी ये गॉस थ्योरम, चैप्टर नंबर 5 में बताई थी। किसी भी क्लोज सरफेस से लिंक टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होता है, उसमें डेफिनेशन में जीरो दे रखा है। यहाँ तो हमें करना पड़ा था साहब, Q की जगह जीरो लगाया था तब जाके जीरो आया था, वहां तो उसकी डेफिनेशन में जीरो होता है। चैप्टर 5 में हमने स्टडी किया था, गॉस थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म में हमने पढ़ा था। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, गॉस थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म में हमने स्टडी किया था कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस इज जीरो। वहां हमने उसका रीजन भी समझा था कि ऐसा क्यों है, वो चैप्टर 5 की बात है। लेकिन थ्योरम क्या है ये आपको मैंने बता दिया कि साहब जैसे हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन E.dA को जीरो किया था, क्यों किया था? क्योंकि ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए और Q की वैल्यू जीरो थी, दैट्स व्हाई ये हमने इसको जीरो कर दिया था। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वाला जब आप प्रूव करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड में तो जीरो होता ही है, उसकी तो डेफिनेशन ही कहती है कि इंटीग्रल B.dA जो है वो हमेशा जीरो ही रहता है। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। इसके पीछे का कारण समझेंगे जब हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे तब, ठीक है? तो इसके आगे की बात हम लोग आज करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसको हटाना था, इसको मैं कुछ ऐसा नोट करने लायक तो है नहीं, कल का टॉपिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की हम बात करेंगे आज।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना देखो बहुत सारी तरह की होती है, कई तरह की वेव्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैटेगरी में लाते हैं। इनफैक्ट जितनी वेव्स को आप जानते हैं साउंड वेव के अलावा, नॉर्मली जितनी वेव्स को आप जानते हैं वो सारी की सारी वेव ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ही अंतर्गत आती हैं। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? ये एक तरह से एक लिस्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, उनके एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, तथा उनकी वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हमको लगा दें, अगर आपने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा के एक लिस्ट तैयार करी है, इस लिस्ट को हम बोल देंगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? ये एक कलेक्शन है डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जिसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उनकी वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है। सबसे पहले सबसे कम वेवलेंथ वाली वेव, उससे ज़्यादा वाली, फिर उससे ज़्यादा वाली, फिर उससे ज़्यादा वाली, इस तरह से। सबसे पहले इस स्पेक्ट्रम में जिन वेव्स का नाम आता है वो हैं गामा रेज। गामा रेज का इस्तेमाल किया जाता है जनरली रेडियोथेरेपी में, रेडियो टेक्नोलॉजी, मतलब इस टेक्नोलॉजी से जनरली कैंसर वगैरह के इलाज किए जाते हैं, वहाँ इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जाता है गामा रेज का। बाकी गामा रेज जो होती हैं ये जो हमारे पास रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं उनमें से कंटिन्यूसली निकलती रहती हैं, तो ये गामा रेज एक तरह से डिटेक्शन का भी काम करती हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के डिटेक्शन के लिए। कोई भी रेडियो एक्टिव पार्टिकल अगर हमारे पास यहाँ आसपास पड़ा है तो उसमें से गामा रेज निकल रही होंगी। अगर हम किसी डिटेक्टर से गामा रेज को डिटेक्ट कर सकते हैं तो हमें गामा रेज की हेल्प से मालूम पड़ सकता है कि हाँ ये जो मटेरियल है वो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिविटी हमारे चैप्टर नंबर 13 में मिलेगी, इसमें टॉपिक है। तो सबसे पहले कौन सी रेज हमारे पास आ रही है? गामा रेज। इनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। ये बात सभी याद रखें, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, उल्टे हैं। अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ये लीस्ट वेवलेंथ वाली वेव होती हैं और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली वेव होती है गामा रेज, ठीक है। इनसे अगले नंबर पर जो रे आती है वो है एक्स रेज। एक्स रे का इस्तेमाल आप सभी जानते होंगे, वैसे कहाँ यूज की जाती है? मेडिकल में जो हमारे बोन्स हैं उनकी स्कैनिंग करने में इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि एक्स रे क्या है, फ्लैश को तो पार कर जाती है, फ्लैश होता है इसको तो क्रॉस कर जाती है, बट बोन्स को क्रॉस नहीं कर पाती हैं। इस वजह से इनकी स्कैनिंग में मिल जाती है फोटोग्राफिक प्लेट। तो मेडिकल में इसका इस्तेमाल किया जाता है इंटरनल स्केलेटन स्ट्रक्चर को स्कैन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी इसका इस्तेमाल कई जगह इंजीनियरिंग वर्क्स में भी किया जाता है, क्योंकि एक्स रेज जो होती हैं ये लाइट के सारे फिनोमिना को फॉलो करती हैं। मतलब ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये करती हैं आराम से, मतलब किसी सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, कभी तो बोन से टकरा के वापस चली जाती हैं। आप सभी जानते हैं फोटोग्राफिक प्लेट जो होती है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि फोटोग्राफिक प्लेट पर जैसे ही एक्स रे जाके गिरेंगी वो उसे ब्लैक कर देती है। अब मान के चलो मुझे अपने हाथ, ये जो पीछे स्क्रीन है ये एक फोटोग्राफिक प्लेट है, मैंने इस पर अपना हाथ रखा इस तरह से ऐसे करके और यहाँ सामने से डाली एक्स रेज। अब एक्स रेज क्या है, जहां जहां एक तो खाली जगह दिख रही है आपको, जहां जहां पे जितने हिस्से पे खाली जगह है वो सब ब्लैक हो ही जाएगी क्योंकि डायरेक्ट जाके उस पर एक्स रेज पड़ रही है। लेकिन ये जहां जहां फ्लैश है, केवल खाली यहाँ पे बोन्स नहीं है, तो ये फ्लैश को भी क्रॉस करके इस फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देंगी। कौन सा हिस्सा काला नहीं होगा? जहां पर बोन्स है, जहाँ पे बोन्स है वहां से बोन से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएंगी तो फोटोग्राफिक प्लेट पे जा ही नहीं पाएंगी, तो उतना हिस्सा जो है फोटोग्राफिक प्लेट का वाइट वाइट रह जाएगा, जिसकी वजह से मुझे इस पर छपरी हुई है क्या देखो आगे फिंगरी वाली, जिसकी वजह से आपको बोन्स वाला हिस्सा जो होगा वो वाइट कलर का नजर आएगा, एक्स रे जिसको हम निकलवाते हैं अपना। दूसरा इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है इंजीनियरिंग वर्क्स में। इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं कहीं कोई, जैसे कोई ये स्ट्रक्चर बन रही है, मान के चलो ये तो बहुत छोटी है, मान लो ये ब्रिज बन रहा है कहीं पर ब्रिज, और ब्रिज के नीचे जो पोल लगे होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। अब कोई मान के चलो किसी ठेकेदार को या किसी कॉन्ट्रैक्टर को बेसिकली कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला तो उसे ब्रिज बनाना है, और कहीं कोई इंस्पेक्शन के लिए आया, वो पोल बन के तैयार हो गया, अब उसकी स्कैनिंग करनी है, चेक करना है कि भाई इसके अंदर जो सरिया लगाई है वो कितनी डिस्टेंस पे लगाई है,
ज़्यादा दूर लगा दी होगी तो ठेकेदार ने पैसे बचा लिए होंगे, जो भी मानक डिसाइड किया गया होगा तो भाई इतने डिस्टेंस पे लगानी थी, अगर उससे उसने ज़्यादा डिस्टेंस पे लगाई होगी तो पैसे बचा लेगा ना। तो ये चेक करने के लिए एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। उनका भी उन बड़े बड़े पोल्स का भी एक्सरे होता है, जहाँ पर वो एक्सरे सीमेंट वाले पार्ट को तो क्रॉस कर जाता है, लेकिन जो सरिया वगैरह बीच में आती हैं उनसे रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो एक तरह से एक्सरे का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कर रहे हैं, स्कैनिंग में कर रहे हैं, चाहे वो कोई इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर हो या हमारी बॉडी स्ट्रक्चर हो। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद आती हैं यूवी रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं ये हमारे लिए वैसे तो नुकसानदायक होती हैं। नुकसानदायक तो गामा रेज भी होती हैं, नुकसानदायक एक्स रे भी होती हैं, और यूवी रेज भी हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं। जितनी भी ये वेव हैं ये सभी हमारी बॉडी के लिए हानिकारक हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा हाई पेनिट्रेट कर जाती हैं कि अंदर के जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है उसे भी बदल सकती हैं। गामा रेज का, एक्स रे का और यूवी रेज तीनों में ही एक और इनका यूज़ है मॉलिकुलर स्ट्रक्चर को रीड करने का। किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है गामा रेज। तो हालांकि आपके सिलेबस से बहुत बाहर की बात हो जाएगी, समझ में भी कम आएगा, इसलिए मैं आपको वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर वाला एग्जाम्पल मैं इसलिए दिया नहीं कि वो पढ़ने नहीं पड़ेगा। बाकी यूवी रेज का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम? यूवी रेज का इस्तेमाल जो वाइडली जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलता है वो मिलता है वाटर डिसइंफेक्शन में। आपने देखे होंगे जो आरओ आते हैं, आरओ उसमें यूवी प्रोटेक्शन और होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज डाली जाती हैं बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए। आपकी डेली लाइफ में जो है यूवी रेज इस्तेमाल कहाँ पे हो रही है? डेली लाइफ में इस्तेमाल हो रही है वाटर को डिसइंफेक्ट करने में, वाटर को डिसइंफेक्ट करने में। अगर वो इन्फेक्टेड है, उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह है, तो उनको किल करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है डेली लाइफ में। बाकी इसके अलावा जहाँ पर वाइडली इसका इस्तेमाल है वो है मॉलिकुलर स्ट्रक्चर को रीड करने में, और भी इसके कई सारे यूजेस हैं। आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको यूजेस की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। मैं आपको बेसिकली वो यूज बता रहा हूँ जो आपने देखे, जो आपको पता है। ठीक, इसके बाद अगली रेज, ये कौन सा ऑर्डर है? इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, मतलब गामा रेज बहुत वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, फ्रीक्वेंसी घटती जा रही है। इसके आगे बात करते हैं विजिबल लाइट। इसके बारे में तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे आसपास जो लाइट है, लाइट जिसकी वजह से हमारा यूनिवर्स हमें दिखाई देता है, जिसकी वजह से हमें सारी चीजें दिखाई देती हैं, ये सारी चीजें विजिबल लाइट की वजह से दिख रही हैं। इसके यूज के बारे में बताने की तो नीड है नहीं। बाकी कई जगह इसका इस्तेमाल कुछ केमिकल रिएक्शन कराने में भी होता है। आपने याद हो तो जैसे फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस होने के लिए सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है, तो लाइट अगर नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो सकता। ठीक है ना। दूसरी बात, एक रिएक्शन आपने स्टडी करी है, केमिस्ट्री में ही है, फोटो डिकम्पोजिशन। याद, एक सवाल आता था 10th क्लास में केमिस्ट्री में कि वाई सिल्वर क्लोराइड इज कैप्ट इन डार्क कलर बोतल। याद है? क्यों रखते थे डार्क कलर बोतल में? ताकि उसमें सनलाइट ना गिरे, क्योंकि सनलाइट गिरेगी तो वो डिकम्पोज हो जाएगा Ag और Cl में, सिल्वर और क्लोरीन में वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन कराने में भी लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी मेन जो इसका यूज आप देखते हैं, हमें अपने आसपास की चीजें जो नजर आती हैं, हमारा जो यूनिवर्स हमें विजिबल होता है वो इसी लाइट से, विजिबल लाइट से। ठीक है, कलर्स जो पाए जाते हैं वो भी इसी में पाए जाते हैं। कलर जो हमें देखने को मिलते हैं वो विजिबल लाइट के अंदर ही होते हैं। अलग अलग कलर की वेवलेंथ आपने पढ़ी है सब, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की, उसके बाद और डाउन जाते जाएंगे, डाउन जाते जाएंगे, विवग्योर आपने पढ़ा होगा ना, सबसे लास्ट में आती है वायलेट कलर की। तो इसमें भी एक प्रॉपर पैटर्न है। विजिबल लाइट के यूज समझ में आ गए सभी को? विजिबल लाइट के काम सबको पता ही है। इसके आगे बढ़े, इसके अगले पैटर्न पर आ जाए। इसके अगली बात जो रेज आती है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ उनके बारे में। यूजेस पढ़ने के लिए या नोट्स बनाने के लिए आप बुक का इस्तेमाल करें। मैं फिलहाल आपको बस वो बता रहा हूँ, नोट्स बनाने के लिए बुक का यूज करें आप, क्योंकि बुक में डिटेल में सारी बातें दे रखी है। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, मैं इसी को लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं सिर्फ आपके नाम बता रहा हूँ। विजिबल लाइट के बाद जो अगली रेज आती हैं वो आती है इंफ्रारेड। Even a mosquito Infrared has a wave. vision advantage over you. इंफ्रारेड वेव Through जो होती infrared है, vision, इनका you can इस्तेमाल see the heat बहुत ज्यादा patterns in your मात्रा में body. किया जाता है सेंसर के तौर पर। Warmer spots means more blood near the सेंसर के तौर surface. पर, जैसे आपके टीवी का रिमोट होता है,
जैसे आप देख रहे हैं ये We जो have रिमोट हमारे cameras पास है, that can see like a mosquito, इस रिमोट में आगे एक बल्ब दे रखा होता है, ये एक IR revealing ट्रांसमीटर what's है। hot. ऐसा ही What's एक not? बल्ब लगा होता है जिसमें प्रोजेक्टर है, और शायद आप ध्यान से देखो तो उसके कॉर्नर पर एक रेड कलर का फीचर सा नजर आ रहा है। उसके अंदर एक बल्ब है जो इंफ्रारेड रिसीवर है। ये दोनों मिलकर एक इंफ्रारेड The सेंसर का काम brighter करते हैं। something looks, मतलब इस टीवी रिमोट में जो वेव निकलती है यहाँ से, ये वेव इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। आप इसे आंखों से देखो तो आपको आंखों से नजर नहीं आएंगे। मैं इसकी कीज को दबाऊंगा तो यहाँ से जो वेव्स निकलती हैं वो वेव्स इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। दुनिया के जितने भी रिमोट कंट्रोल हैं ये बल्ब वाले, आजकल तो नहीं चलते हैं, आजकल चलते हैं ब्लूटूथ वाले, वाईफाई वाले चलते हैं, जनरली ब्लूटूथ वाले चल रहे हैं। तो ब्लूटूथ वाले हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जिनके आगे ये बल्ब सा पाया जाता है। ऐसे जो रिमोट होते हैं इनमें से जो रेज निकलती है ये रेज इंफ्रारेड वेव्स, यानी इंफ्रारेड वेव्स का जो सबसे ज़्यादा यूज़ हमारे आसपास हो रहा है वो रिमोट कंट्रोल में है। रिमोट कंट्रोल की जितनी भी डिवाइस हमारे पास है इनमें बल्ब पाया जा रहा है। बाकी इसका इस्तेमाल और कहाँ करते हैं, इसका इस्तेमाल और कहाँ करते हैं, इंफ्रारेड वेव्स और कहाँ पाई जाती है, किसी को पता है? एक टॉपिक आपको याद हो शायद, ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा है? ग्रीन हाउस किसे कहते थे? ग्रीन हाउस एक शीशे का, एक कांच का बना हुआ एक घर होता था जिसमें हम उन पौधों को रखते थे जिनको हीट की आवश्यकता है। मतलब सर्दियों के समय पे भी अगर हमको गर्मी वाले पौधे चाहिए, जो पौधे सिर्फ गर्मियों में होते हैं, अगर हमें वो चाहिए तो हमें उसके लिए उनको ग्रीन हाउस में रखना पड़ता था। ग्रीन हाउस के बारे में और बातें मैं समझाऊंगा बाद में जब हमारा टॉपिक अभी आएगा तब। उसमें कॉन्सेप्ट क्या था? उसमें कॉन्सेप्ट ये था कि जो लाइट रेज आती हैं, सन से जो लाइट रे आ रही है बहुत सारी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं, वो तो ऊपर ओजोन लेयर ही उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन दो तरह की लाइट के साथ जो दो तरह की वेव्स अंदर आती है वो दो होती है, एक तो होती है विजिबल लाइट और साथ में हीट भी तो आती है सन से। सन से दो चीज हमें मिल रही हैं, अर्थ पर जो आ रही हैं, अल्ट्रावायलेट रेज तो पहले निकल जाती है ऊपर ही, अर्थ के अंदर जो आ रही है एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास तक, वो दो तरह की वेव्स निकल कर आ रही हैं। एक तो विजिबल लाइट आती है, दूसरी आती है इंफ्रारेड वेव्स। ये जो हीट हमें मिलती है ना, वो हीट इंफ्रारेड वेव्स की वजह से होती है। जैसे नॉर्मली आप समझो ये जो दीवार है मुझे दिखाई दे रही है, या अपने आसपास की सारी चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं, रीजन क्या दिखाई देने का? क्या लाइट में हीट होती है? अगर लाइट में हीट होती तो ये इतनी सारी तगड़ी सी इसमें से लाइट निकल रही है, इसमें भी हीट होती, इससे में गर्मी लग रही होती। वहीं अगर इतनी बड़ी हेलोजन लगा दें हम, या इतना बड़ा वो पीली रोशनी वाला बल्ब लगा दें, इतनी रोशनी अगर वो दे रहा हो तो खड़े खड़े पिघल जाएंगे हम, क्योंकि उसमें लाइट रेज के साथ साथ हीट वाली रेज भी निकल रही होती है। तो उन हीट वाली रेज को कहा जाता है इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स वो वेव्स होती हैं जो हीट कंटेंट करती हैं। अगर आपने कभी एक शो देखा हो, डिस्कवरी पर आता है, मैन वर्सेस वाइल्ड, देखा है सभी ने? मैन वर्सेस वाइल्ड, उसमें कई बार ऐसा होता है कि नाइट विजन को लेने के लिए वो इंफ्रारेड कैमरे का इस्तेमाल करते हैं। इंफ्रारेड कैमरे की इमेज बता रहा हूँ किस तरह की होती है। मतलब सामने बिल्कुल अंधेरा है, आपको एक तो नाइट विजन कैमरा अलग होता है, एक सामने अंधेरा है और झाड़ियाँ वगैरह हैं, वहाँ नाइट विजन कैमरा काम नहीं करेगा, क्योंकि झाड़ियों के अंदर कौन बैठा है वो नहीं दिखा सकता उसको। उसके लिए इस्तेमाल करना पड़ता है IR कैमरे का। वो क्या बताता है, वैसे अंदर मान लो कोई सांप वगैरह है, तो सांप है या कोई और एनिमल है, कोई और खरगोश वगैरह है या कोई भी चीज़ है, तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर उसकी सराउंडिंग से ज़्यादा होगा या कम होगा? हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमारे सराउंडिंग से ज़्यादा होता है या कम होता है? ज़्यादा होता है। बॉडी का टेम्परेचर हमारे सर्दियों के समय की बात करो, मान के चलो सर्दियों के समय हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या ज़्यादा होगा या कम होगा? हमारी बॉडी का टेम्परेचर सर्दियों के समय पर सराउंडिंग से ज़्यादा रहेगा। तो अगर आपकी बॉडी आपके जहाँ पे खड़े हो उसको IR कैमरे से देखा जाए, इंफ्रारेड कैमरे से देखा जाए, तो आपकी बॉडी दिखाई देगी रेड कलर की, और बाकी आसपास की जो चीज़ें हैं वो दिखाई देंगी ब्लू कलर में, ग्रीन कलर में, या अलग अलग टेम्परेचर होगा उस हिसाब से। मतलब जो चीज़ जितनी ज़्यादा टेम्परेचर वाली है वो उतना ज़्यादा रेड होगी, कम टेम्परेचर है हल्की सी ऑरेंज हो जाएगी, और कम टेम्परेचर है येलो हो जाएगी, और कम टेम्परेचर है ग्रीन हो जाएगी, और बिल्कुल टेम्परेचर मतलब बर्फ रखी है यहाँ पे आपकी तो बिल्कुल डार्क ब्लू कलर की नजर आएगी वो आपको उस कैमरे से। मतलब वो कैमरा क्या सेंस कर रहा है? वो कैमरा सेंस कर रहा है इंफ्रारेड वेव्स को और उनको कन्वर्ट कर रहा है कलर में, ताकि हमें दिखाई दे सके। समझ में बात आ रही है? वो कौन सी रेज को कैच कर रहा है? वो विजिबल लाइट को कैच नहीं कर रहा, वो नहीं कैच कर रहा है। आपने फोटो खींचा था कि वहां पे ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा के वापस आई,
उससे वो इमेज बन रही है, वो कहानी नहीं है वहाँ पे। वो इंफ्रारेड वेव्स को देख रहा है। इंफ्रारेड वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? जो हीट कंटेन करती हैं। तो हमारी बॉडी से अगर टकरा के आ रहे होंगे उनमें हीट ज़्यादा होगी, बर्फ से टकरा के आ रहे हैं उनमें हीट कम होगी। तो इसी हिसाब से वो टेम्परेचर को सेंस करके, इंफ्रारेड वेव्स को सेंस करके इमेज आपको बना के देता है। ये कभी देखा है किसी ने? इस तरह की पिक्चर देखी है, इसमें अलग अलग कलर से दिखाई देती है। इंफ्रारेड इमेज देखिए, कभी घर जाके सर्च करना, आप गूगल पर जाके देखना इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड इमेज कैसी होती है। ठीक। इसके बाद आती हैं वो वेव जिनका नाम आपने अच्छे से सुना है कई बार और बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं। सुनने में एक रईसी वाली फीलिंग आ जाती है अपने आप ही। माइक्रोवेव, इसका यूज आपने सबने देखा अपने घरों में कहाँ पाया जाता है? माइक्रोवेव ओवन में मिलता है, ओवन में मिलता है। तो माइक्रोवेव का यूज बताने के लिए मुझे ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, आपने इसके आसपास अपने आसपास होते हुए इसको काफ़ी जगह देखा है। इससे आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। माइक्रोवेव के आगे जो आती हैं वो हैं जिसके बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, that are radio Radio waves। waves are the longest and contain the least energy of any इसका भी electromagnetic यूज हम wave. कहाँ कर रहे हैं? While visible light is measured in minute fractions रेडियो of an वेव्स का inch, इस्तेमाल हम लोग कहाँ कर रहे radio हैं? waves vary from about 19 जो centimeters, भी हमारे पास about the length of a कम्युनिकेशन water सिस्टम bottle, होता है, to waves the length चाहे of वो cars, वाईफाई हो, ships, ब्लूटूथ हो, mountains, चाहे वो हमें all the way कहीं up to सिग्नल monstrous भेजना हो, waves मोबाइल वाले longer सिग्नल than the जो आते हैं, diameter of our इस planet. तरह के कई सारे सिग्नल में हम Howard इसका Hertz इस्तेमाल करते हैं discovered रेडियो radio वेव्स waves का। in आपके पास 1888. जो The first कहीं से commercial कोई भी radio station went on the air ब्रॉडकास्टिंग in हो रही है किसी Pittsburgh, प्रोग्राम की, Pennsylvania रेडियो पर, on एफएम November पर 2nd, कोई 1920. ब्रॉडकास्टिंग की Then, जा रही in है, तो ब्रॉडकास्टिंग 1932, आपके a पास किस major वेव discovery के by जरिए आती Carl है? वो इन्हीं Jansky वेव at के Bell जरिए, Labs revealed the रेडियो वेव के stars जरिए and आती है। other objects in तो space कुल मिला के radiated हमारे radio पूरे waves. स्पेक्ट्रम में ये 1 Radio 2 astronomy 3 was born. 4 5 6 However, 7 scientists need giant टोटल antennas to 7 detect तरह की weak, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव long-wavelength हैं। radio waves from इन space. 7 तरह की The इलेक्ट्रोमैग्नेटिक enormous वेव का ये जो Arecibo पैटर्न है, radio ये जो dish सीक्वेंस antenna आपको याद measures रखना है। 305 साथ ही बुक में जरा इसमें meters देखना, in आपको diameter इनकी एक over राउंड 3 फिगर में सुनो, football मेरी बात सुन लो, fields. एग्जैक्ट Scientists can वेवलेंथ link आपको the याद नहीं signals रखनी from किसी an array भी। of separate एक radio राउंड फिगर में आप antennas इसकी to वेवलेंथ को याद focus रख on सकते हैं। tiny एक slices of स्टार्टिंग वाला distant कौन सा space. देख लेना, बीच वाला देख Such लेना। arrays act जैसे as यहाँ a की बात करूँ single मैं, immense विजिबल लाइट collector. को पता है, This giant New ये Mexico होती है हमारी array पास uses 27 3.9 parabolic dish से लेकर antennas shaped into a giant Y, 7.8 with each into arm 10 to the capable power of stretching for minus 13 8। miles. Scientists have even spread these linked antennas across the globe. One of the largest stretches from Hawaii to the minus Virgin 8 होती है, minus 7 Islands होती and है, acts 7 like होती है। such a powerful telephoto 3900 lens. 1 2 3 7 होती है। ये जो इसकी वेवलेंथ है, अब इसके ऊपर जो पाए जाएंगे इससे ऊपर मिलेंगी और आपकी इससे नीचे वाली और इससे कम वेवलेंथ वाली मिलेंगी, ज़्यादा वेवलेंथ वाली मिलेंगी। ज़्यादा वेवलेंथ मतलब है 10 की पावर यहाँ पे कम होती जाएगी उतनी और। तो ये ऑर्डर आप याद रखेंगे। ये जो रेडियो वेव्स होती हैं इनकी वेवलेंथ तो कई किलोमीटर में होती है, बताया था कई किलोमीटर की वेवलेंथ होती है इनकी, बहुत ज़्यादा। तो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल लाइट, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज। अच्छा, एक चीज़ पे ध्यान दिया, विजिबल लाइट से ऊपर वाली को हम बोल रहे हैं रेज और विजिबल लाइट से नीचे वाली को हम बोल रहे हैं वेव्स। ऐसा क्यों है? कोई जरा सोच के बताओ उसका आंसर क्या होगा। विजिबल लाइट से नीचे वाले को हम बोल रहे हैं वेव्स और विजिबल लाइट से ऊपर वाली को हम बोल रहे हैं रेज। अच्छा, कहीं कहीं लिखा भी नहीं देखा होगा कि एक्स वेव, एक्स रेज ही सुना है ना? ऐसा नहीं कि बस हमने बाई चांस लिख दिया है, यही बोला जाता है इनको। माइक्रो रेज, माइक्रोवेव भी सुना है, रेडियो वेव्स। रीजन है वेवलेंथ। जैसे इसको, इसका दिख रहा है ऐसा बहुत बड़ी बड़ी वेवलेंथ है, इसे रेज तो नहीं कह सकते। माइक्रोवेव थोड़ी कम वेवलेंथ है भले ही, लेकिन है, ये भी वेव है। इंफ्रारेड वेव, ये भी वेव है। विजिबल लाइट दोनों में आ जाता है ऑलमोस्ट, क्योंकि आपको पता है लाइट को हम रेज फॉर्म में भी रखते हैं। हमारा चैप्टर अगला है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ये दोनों की कैटेगरी में आ जाता है बीच में। यूवी रेज बहुत शॉर्ट वेवलेंथ है, ऑलमोस्ट एक रे जैसी मालूम पड़ती है। एक्स रेज और भी छोटी वेवलेंथ है। गामा रेज तो अब इसे वेव तो नहीं कह सकते ना, देखने में तो रे जैसी मालूम पड़ती है,
इसीलिए क्योंकि इनकी वेवलेंथ इतनी शॉर्ट है कि ऑलमोस्ट ये रे जैसे इनको पता चल रहा है, इसलिए स्टार्टिंग से इनको हम लोग एक्स रेज, गामा रेज इस तरह से बोलते हैं। और शुरुआती बात जब इनकी थी कि शुरुआत में जब इनको डिस्कवर किया गया था, अच्छा एक्स रे का नाम एक्स रे क्यों ना, इसके पीछे भी एक बड़ी अच्छी कहानी है, फिर कभी सुनाएंगे, आज थोड़ा टाइम कम है। एक्स रे का नाम एक्स रे क्यों रखा गया, इसके पीछे बड़ी कहानी है। जरा देखिए इसका बढ़ते जरा, गामा रेज, एक्स रेज, इन सब के बारे में इनका पैटर्न याद रखने के लिए आप चाहो तो कोई एक ट्रिक बना सकते हो। बच्चों तो आपको याद रखेंगे, 7 नाम है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट कभी कभी अगर इनका सीक्वेंस आप भूल जाएं तो इस सीक्वेंस को याद रखने के लिए हम एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। मैं बता दे रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से कोई और ट्रिक बनानी है वो और बना लीजिए, जनरली ये ट्रिक आपको आराम से याद हो जाएगी, ईजी सी ट्रिक है, जैसे लिखा जा रहा वैसे लिखना। रिच मैन इन विक्टोरिया यूज एक्स्ट्रा गोल्ड। रिच मैन मतलब आर फॉर रेडियो वेव, एम फॉर माइक्रोवेव, आई फॉर इंफ्रारेड, वी फॉर विजिबल लाइट, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज। इस पैटर्न से आप इसे याद रख सकते हैं। रिच मैन इन विक्टोरिया यूज एक्स्ट्रा गोल्ड। अब आपके पास इस चैप्टर में पढ़ने के लिए क्या बचा है, आप घर जाके इन सारी चीज़ों को जो मैंने बताई, मैंने यहाँ पे बोर्ड पर तो कम लिखा है, सभी के यूजेस के बारे में बात की है, किसका यूज कहाँ किया जाता है। मेन चीज़ आपको 2 याद रखनी है, बुक में तो काफ़ी कुछ दे रखा है कि ये रे किसने डिस्कवर की थी, कब डिस्कवर हुई थी, सोर्स क्या था, इसे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जस्ट एक टेबल बनाएंगे, उसमें लिखेंगे साहब एक्स रे जो होती है इसका यूज ये होता है, गामा रे जो होती है इसका यूज ये होता है, इनके यूजेस के बारे में आप लिखेंगे बस। कब डिस्कवर हुई, किसने डिस्कवर करी, इस बारे में कोई नहीं पूछता। हाँ, साथ में एक चीज और लिखना कि इनकी फ्रीक्वेंसी किस रेंज में पाई जाती है और वेवलेंथ किस रेंज में पाई जाती है, बस। इससे संबंधित सवाल एक बार के लिए बन सकता है, वरना इस पर भी नहीं आता जनरली। मोस्टली कितना आपसे कोई पूछेगा तो पूछेगा कि राइट डाउन द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसे पूछ सकता है। या एमसीक्यू में आ सकता है कि साहब यूवी रेज से बड़ी वेवलेंथ इनमें से किसकी होती है, 4 ऑप्शन दे दिए। मतलब अगर आपको ये पैटर्न याद है तो इसी में से आपका एक क्वेश्चन तो बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से। कोई फिक्स बाउंड्री नहीं साहब, यहाँ तक गामा रेज है, इसके नीचे एक्स रे है। आप इसकी अगर रेंज देखोगे तो यहाँ भी बड़ा अजीब है, यहाँ से यहाँ तक देखो गामा रेज चल रही है और एक्स रे चालू हो गई यहीं से ऊपर से। मतलब इनकी जो और प्रॉपर्टी होती है, सिर्फ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की वजह से इनको गामा रेज या एक्स रे नहीं कहा जा रहा है, इनकी जो अदर प्रॉपर्टी है उनकी वजह से कहा जा रहा है। तो इसलिए अलग से आप इनको बस इतना पैटर्न याद रखो साहब, ये डिक्रीजिंग वेवलेंथ का ऑर्डर है, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ का ऑर्डर है। आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10⁻23 से स्टार्ट की गई है और ये डाउन करता कर दिखाया गया। आप ऐसे रैंडम एक आइडिया से भी अगर बना दोगे तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा। तो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी एक लगभग आइडिया में आपको याद रखनी है, इसकी कोई प्रॉपर एक कट बाउंड्री नहीं होती, सब यहाँ तक होता है सर। आप अगर स्पेक्ट्रम देखें तो वहां भी आपको यही मिलेगा। इस बात को याद करने की नीड नहीं है, बस अपने जब नोट्स आप बनाएं तो उसमें एक रफ रेंज आप लिख लीजिए कि रेडियो वेव्स की रेंज ये होती है, माइक्रोवेव की रेंज ये होती है, इस तरह से सारी की सारी रेंज आपको लिख लेनी है बस। कोई दिक्कत किसी को इसमें? इस स्पेक्ट्रम में और कुछ नहीं है, जस्ट आपको यूज और याद रखनी है कि किसका यूज कहाँ पर है।